वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कभी जयपुर में आते और वो जो आंकड़े इन्होंने अपराध में कमी के बताए हैं, क्या एम्बुलेंस का चालक किसी अबला के साथ बलात्कार करता है, वो उन आंकड़ों से इतर हैं क्या? बकरी चराने वाली कोई बालिका जिसके साथ दरिंदगी होती है, क्या वो आंकड़ों से अलग हैं क्या? जिस तरीके की डकैती, बलात्कार, गैंगरेप, लूट, ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, आश्चर्यजनक ये है कि कोरोना का कालखंड था जिसमें अपराध कम होने चाहिए थे। स्वाभाविक रूप से कुछ अपराध कम हुए, लेकिन फिर भी डकैती की वारदात बढ़ती चली गई। कुल मिलाकर एक जो पुलिस की पंचलाइन है, जो अक्सर बार बार दोहराई जाती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अभी राजधानी के बिल्कुल निकट में एक बकरी चराने वाले की हत्या हो गई, निर्दोष व्यक्ति की। समाज में इस तरीके से भैंस की चोरी हो या पिकअप की चोरी हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे कि किसी थानाधिकारी के टायर ही चोर निकाल के ले जाएं, उतार के ले जाएं। ये सामान्य घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं पहले भी आई हैं। एफआईआर दर्ज करवाने गई, बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाने गई महिला से थाने में बलात्कार हुआ। तो इस तरीके की थानागाजी की, गैंगरेप की घटना के बाद जो सीक्वेंस हुई, उसमें कई अवसर ऐसे आए कि जब राजस्थान में एक दिन में 16-16 घटना इस तरीके की हुई। इसलिए मुझे लगता है कि यदि इसका कंक्लूजन निकालें, लबो लुआब निकालें, तो ये बात साफ है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई। और वो इसलिए खत्म होगी कि किसी भी सरकार में कोई न कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री वो शख्स होता है जो नित्य प्रति पुलिस के काम की समीक्षा करता है। यहां तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला। वो घर से बाहर निकले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर से बाहर निकल के दफ्तर भी नहीं गए। और इसलिए कोई भी इस तरीके का जो मिला जुला गृह मंत्री है, वो गृह मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर सकता। पुलिस के बेड़े का आधुनिकीकरण, पुलिस का मनोबल, क्योंकि पुलिस पर जो हमले हुए वो भी इसी में जुड़ते हैं। किस तरीके से माफिया बराबर किसी न किसी रूप में पुलिस पर हमले करते हैं। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है कि कांस्टेबल से लेके एसपी तक हमले हुए, अपराधियों ने, माफियाओं ने हमले किए। जिस तरीके से ये जो आंकड़े बताए गए, इनके खुद के आंकड़े कंट्राडिक्टरी हैं। इन्होंने 19 के मुकाबले 21 में जो आंकड़े कहा कि 10% बढ़े, जबकि इन्हीं की वेबसाइट कहती है 14% बढ़े। इसी तरीके से जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई, जुलाई 19 के मुकाबले 21 में 5.11% की बढ़ोतरी हुई है। लूटपाट के मुकाबले 21 में 78% की बढ़ोतरी हुई है। जून 21 के मुकाबले जुलाई 21 में 78%। इसी तरीके से बलात्कार के मामलों में 23.89% और चोरी में 30% की। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है, करना ही चाहिए। लेकिन जिस जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री जी ने कही और कहा कि हमने अपने जन घोषणा पत्र के 64% वायदे पूरे कर दिए, तो मुझे तो लगता नहीं है कि राजस्थान की जनता महफूज है, सुरक्षित है। एक के बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वो राजस्थान की इस सरकार की अकर्मण्यता की, कानून व्यवस्था की कमजोरी की पोल अपने आप खोलते हैं। तो ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपराध के आंकड़े कहानी दूसरी कहते हैं। संख्या की बात नहीं करता, प्रतिशत की बात नहीं करता, और प्रतिशत भी मैंने बताया है। लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध, ये राजस्थान के लिए, पूरे अवाम के लिए चिंताजनक है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जो मैंने पंचलाइन की बात कही, उसमें अपराधियों में तो पूरा भरोसा है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में यदि अपराध घटित करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आम जनता में भय जरूर है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। तो क्या मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वो जन घोषणा पत्र के वायदों में
जनता की सुरक्षा शामिल नहीं थी, क्या वो राजस्थान की जनता को ये भरोसा दे सकते हैं? क्योंकि 5.5 लाख एफआईआर दर्ज होना, वो ये कह सकते हैं कि मैंने प्रमोट किया इसलिए दर्ज हो गई, लेकिन उन एफआईआर पर कितना एक्शन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, एक रफ आंकड़ा है। मुझे लगता है कि 40% डिस्पोजल नहीं हुआ होगा। इसलिए मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि 2.5 साल में तो हुआ नहीं, क्या आगे के 2.5 साल में अपनी कुर्सी बचाने के वायदे के अलावा राजस्थान की जनता को जन सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं क्या? तो हमारे इन लोगों ने आपको जो रिपोर्ट दी है उसका ब्रीफिंग आपको करी है। इन्होंने जो बात कही है वो भी, हालांकि समय बीता है, पर जिनके साथ ये बाढ़ की आप बीती है उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया, ये इन लोगों ने बताया ही होगा। आज ये नामांकन का अंतिम दिन था चुनाव में, कुछ जगह क्या सीटें खाली छोड़ी है, बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे कुछ वार्डों में जगह, और दूसरा ये कि जो निर्दलीय खड़े हो गए भाजपा की विचारधारा के, कहीं ना कहीं नाराज होकर, अब क्योंकि 2 दिन का समय है, परसों के नाम ऑप्शन मिले, उनको मनाने के लिए कोई विशेष जिम्मेदारी चुकी नहीं है? आजकल चुनाव में मैनेजमेंट के साथ साथ डैमेज कंट्रोल भी एक पार्ट हो गया, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है उसमें कई जिलों में 100% नामांकन हुआ है, सिंबल भी जमा हो गए पंचायत समिति जिला परिषद के, सिवाय भरतपुर के कुछ पार्ट को छोड़ के, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिकली वो वार्ड खाली छोड़े हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जगह का जो अपडेट है शाम तक आ ही जाएगा। लेकिन जिला परिषदों के और पंचायत समिति के अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2 दिन का समय है, तो इस समय ऐसी किसी महत्वपूर्ण सीट पर कहीं समझाइश की और कहीं बातचीत की गुंजाइश रहेगी तो पार्टी का, वहाँ का जो जिले का हमारा संगठन है वो इस बात की चिंता करता है, जनप्रतिनिधि भी चिंता करते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के साथ इस तरीके की परिस्थिति नहीं होगी कि हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता रहे। ये जरूर है कि सत्ताधारी दल को जो परिस्थितियां बनी है उसमें बड़ी उनको इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए कि जिस तरीके के जो अलग अलग जगह के जो फीडबैक आता है उस लिहाज से उनकी किस एजेंडे पे वो चुनाव में जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को डिले करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंचायती राज के जरिए विकास के काम को ठप करने का काम भी इन्होंने किया, तो पंचायती राज पे कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा मुझे पता नहीं। अच्छा, एक रोहतास राज यहाँ पर कमेटी गठित की है 3 सदस्यीय, तो कांग्रेस की संपत्तियों का डाटा तैयार करेगी, उनको जमीन भी अलॉट करेगी कार्यालयों के लिए। ये आज उनके एआईसीसी कोऑर्डिनेटर है वो लाला भाई जयपुर आए हैं, इसी मुद्दे को लेकर सीएम और उनसे दायित्व से बात की, क्या कहेंगे? कांग्रेस के लोगों ने 70 वर्षों में खुद के मकान तो बनाए लेकिन अपनी पार्टी के दफ्तर नहीं बनाए। अब उनको फिक्र हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।